सर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम एक संवेदनशील विषय में बात करेंगे। यह विषय द्विपक्षीय है, अर्थात भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में जुड़ा हुआ है। भारत की सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कल एक बयान दे दिया। वो बयान अपने आप में इस कार्यक्रम की बुनियाद बन गया। हालांकि ये बुनियाद थोड़े समय पहले भी तब भी बन गई थी जब देश के रक्षा मंत्री हिमाचल में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने चुनावी सभा में पाक अधिकृत कश्मीर के संदर्भ में कहा था कि यह भारत में मिला लिया जाएगा। कल उपेंद्र द्विवेदी, जो उत्तरी कमान के प्रमुख हैं, सेना के जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि हम पाक अधिकृत कश्मीर पर कब्जा करने की तैयारी में हैं, केवल सरकार के आदेश के इंतजार में हैं। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि पाकिस्तान में अभी 160 आतंकवादी लॉन्च पैड पर तैयार हैं, भारत में शरारत करने के लिए कोशिश में हैं। तो इसी के साथ में यह सवाल खड़ा हो गया, क्या वाकई 75 साल से जो विषय नासूर के तौर पर दोनों देशों के संबंधों में बना हुआ है, क्या उसके समाधान की दिशा में सैन्य कार्रवाई के आधार पर कोई उम्मीद की जा सकती है? जिस कश्मीर के संदर्भ में हर भारतवासी ये मानता है कि यह भारत का अभिन्न हिस्सा है और पूरा कश्मीर भारत के अधीन होना चाहिए, भारत के हिस्से के तौर पर भारत के प्रशासन के तहत संचालित होना चाहिए, क्या उस कश्मीर के संदर्भ में ऐसी उम्मीद जो वर्तमान सरकार या वर्तमान सेना के जिम्मेदार अधिकारी जाहिर कर रहे हैं, उस पर भरोसा किया जा सकता है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब ये बात कह रहे थे कि मिला लिया जाएगा, तो वो साथ में ये कह रहे थे ये काम तो पहले ही हो जाना था। 1971 में जिस समय पर बांग्लादेश का जन्म हुआ, 90,000 पाक सैनिक हमारे कब्जे में थे, उसी समय पर इस विषय का समाधान हो जाना चाहिए था। कहने में आसान लगता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं राजनाथ सिंह, वर्तमान सरकार के रक्षा मंत्री हैं। 1971 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, इंदिरा गांधी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने नहीं किया, सवाल उठाया जा सकता है। लेकिन सवाल तो इस बात पर भी उठाया जा सकता है कि 1998 के दौर में जब कारगिल का युद्ध हुआ और कारगिल विजय दिवस हम मनाते हैं, तो ये सवाल क्या राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी से नहीं किया जा सकता कि कारगिल विजय दिवस मनाने वाले लोग उस समय पर कश्मीर के संदर्भ में पूरा समाधान क्यों नहीं कर दिए? क्यों 1971 की बात करना चाहते हैं? क्यों 1998-99 के दौर की बात नहीं करना चाहते? या उसे भी जाने दीजिए, पुलवामा के संदर्भ में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, वो सर्जिकल स्ट्राइक वहीं पर क्यों रुक गई? क्यों नहीं पाक अधिकृत कश्मीर को पूरी तरीके से कब्जे में लेने के संदर्भ में कार्रवाई को अंजाम दे दिया गया? वो तब भी क्या बिगड़ा था, अभी भी क्या बिगड़ा हुआ है? अभी कार्रवाई करते। क्या दरअसल वाकई दोनों देश की हुकूमतें इस विषय का समाधान चाहती हैं या इस विषय को जिंदा रखते हुए अपनी अपनी सियासत चमकाने की कोशिश में रहती हैं? पर सियासी लोग बयानबाजी करें वह अपनी जगह है, पर सेना की जिम्मेदार अधिकारी अगर यह बयान दें तो इस पर गंभीरता से विवेचन होना चाहिए। क्या वाकई देश की सेना पाक अधिकृत कश्मीर पर कब्जा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी विश्व में एक साख है, जिनकी विश्व में एक आवाज है, रूस यूक्रेन युद्ध के मसले पर वह जिस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, उन्होंने पिछले दिनों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इस बात की नसीहत दी कि वर्तमान सदी युद्ध की नहीं है और हम कश्मीर के मसले में समाधान युद्ध के माध्यम से ढूंढ रहे हैं या कूटनीति के माध्यम से? यह सवाल है। तो कुल मिलाकर एक संवेदनशील विषय है। समझने की कोशिश करते हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर क्या है, पाक अधिकृत कश्मीर की मौजूदा स्थिति क्या है और भारत के कब्जे में इसके आने को लेकर या भारत अपने हक की चीज को वापस पाने के संदर्भ में क्या कुछ कर सकता है, इस पर बात करें। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और इस नाजुक मसले पर कुछ तथ्यपरक बात करने की ईमानदार कोशिश करें। उससे पहले लेकिन समय आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि सोच विचार करने में समय लगाएं, लेकिन जब काम का समय आए तो सोचना बंद करें और आगे बढ़ें। नेपोलियन बोनापार्ट, जो महान फ्रांसीसी योद्धा रहे, फ्रांसीसी सम्राट रहे, फ्रांस जिन पर गर्व करता है, उन्होंने ये विचार दिया था। इस विचार को जहन में रखते हैं और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर यूके देवना साहब, जो रक्षा विशेषज्ञ वह हमारे साथ हैं। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ पाकिस्तान से बहुत ही जिम्मेदार पत्रकार शहजाद अनवर फारूकी साहब खासतौर पर इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड JS सोढ़ी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इन सब के बीच में जो देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, उसके प्रवक्ता अर्थात भारतीय जनता पार्टी की ओर से गुलरेज शेख जी भी हमारे साथ में। आप सभी का स्वागत है। चर्चा को शुरू करें उससे पहले उपेंद्र द्विवेदी,
जो तरी कमान के प्रमुख हैं उनके बयान को सुनते हैं और फिर गुलरेज शेख जी से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बार सुने क्या कह रहे हैं द्विवेदी जी। Three gave the statement about the POJK. As you are aware that parliamentary resolution already exists on the subject, so therefore it's nothing new. It is part of the parliamentary resolution. As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India, and whenever such orders are given, we'll always be ready for it. तो कुल मिलाकर सेना के जिम्मेदार अधिकारी ये बता रहे हैं कि संसद से प्रस्ताव पास है और भारतीय सेना इस प्रस्ताव पर अमल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो फिर इंतजार किस बात का है? इस सवाल को लेकर देश की जनता है, उत्तर के लिए गुलरेज शेख है। तो गुलरेज शेख जी रोशनी डाली दें, किस बात का इंतजार है? देखिए, मैं एक पॉलिटिशियन होने के साथ साथ एक जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट भी हूँ और यूरोपियन जर्नल ऑफ जियोपॉलिटिक्स में लिखता भी हूँ भू राजनीतिक विषयों के विषय पर। तो मैं दोनों चीजों को समान रखते हुए और साथ में रखते ही बात करूंगा। जो बात राजनाथ सिंह जी ने कही बिल्कुल सही है और उस पर जो फौज की तरफ से भी वक्तव्य आया वो भी बिल्कुल सही है। फौज पूरी तरह से मुस्तैद भी है और तैयार भी है और हो सकता है कि कुछ ही घंटे का ऑपरेशन करके उसको वापस ले भी सकते हैं। अब कब लेंगे उससे मैं आगे आता हूँ। और ये बात भी बिल्कुल सच है कि हमारे दोनों हाउसेज ने मतलब लोकसभा और विधानसभा दोनों ने इसके ऊपर प्रस्ताव भी पारित किया है, तो वो एक कानूनी बाइंडिंग भी है, सरकार किसी की भी हो। अब सरकार किसकी कर सकती है? मोदी सरकार अगर नहीं कर सकती तो कौन कर सकती है? तो करेगी तो मोदी सरकार ही, ये बात निश्चित है। अब कब करेगी, अब इस पर आए तो ऐसा जो जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट भी ये कहूंगा कोई सरकार भी करने से पहले नहीं बताएगी, लेकिन बहुत सारे भू राजनीतिक हालात को मद्देनजर रखते हुए जब उचित समय आता है तब हो जाती है। मैं उदाहरण देता हूँ कि उचित समय कैसे हो सकता है। आप सपोज करें कि स्ट्रेट्स ऑफ ताइवान जो एरिया है वहां पर कुछ ना कुछ क्राइसिस होती है, तो स्थिति क्या बनेगी कि अमेरिका को हमारी डेफिनेटली जरूरत है, आज भी उससे हमने अच्छे संबंध कर रखे हैं, लेकिन चाइना वहां बंद जाएगा तो चाइना कुछ भी कर फिर पाकिस्तान की मदद नहीं कर सकता। तो जो वो 2.5 फ्रंट वॉर की बात आती है वो अपने आप से खत्म हो जाती है। तो उस समय बहुत सारी डीलिंग भी होती है। देखिए, डिप्लोमेसी उसी चीज का नाम है कि जिसमें आप कहो कि गो टू हेल और सामने वाला पूछे कि हेल का रास्ता बता दो भाई साहब हमको, तो डिप्लोमेसी चलती है और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो कर रही है। उचित समय आने पर आप देखेंगे कि जिस तरह से 370 हुआ, जिस प्रकार से ये सब चीजें हुई, वैसे ही पीओके भी भारत में मर्ज किया जाएगा। लेकिन उसके लिए भू राजनीतिक स्थिति बन जाने दीजिए और हम बना रहे हैं उसको। स्थिति बन जाने दीजिए, उचित समय का आशय क्या है? चुनाव आने दें, चुनाव के समय पर उचित समय है या कोई और उचित समय है? संपादक महोदय, चुनाव को आप जियोपॉलिटिक्स से मत मिलाएं। अच्छा। बाकी सब चीजें ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन चुनाव और जियोपॉलिटिक्स अलग अलग चीजें हैं। मैंने एक छोटा उदाहरण दिया आपको कि जो जल डमरू मध्य है ताइवान वाला, स्ट्रेट्स ऑफ ताइवान, वहां पर एक क्राइसिस होती है। सपोज करें कि चाइना ने हमला कर दिया ताइवान पर, ऐसी स्थिति में हम कुछ कार्रवाई करते हैं उस तरफ, तो क्या चीन बीच में आ सकता है? क्या 2 फ्रंट वॉर या फिर 2.5 फ्रंट वॉर की बात हो सकती है? नहीं हो सकती। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन बनती है। तो मतलब कुल मिलाकर चीन ताइवान पर हमला करे तो फिर भारत जो है पाक अधिकृत कश्मीर को लेने की कोशिश करे। गुलरेज सिंह जी ये बता रहे हैं। गुलरेज सिंह जी कह रहे हैं इसे चुनाव से मत जोड़िए। अरे चुनाव से क्या नहीं जोड़े? देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हिमाचल में चुनाव प्रचार में जाते हैं और वो बोल के आ जाते हैं पीएके को हम अपना हिस्सा बना लेंगे। तो कैसे न माने कि चुनाव का मसला है? इतनी आसानी से राजनाथ सिंह जी ने बोल दिया। 1971 में ही ले लेना चाहिए था भाई। 1971 के बाद में आप पूरे देश को बताते हैं कारगिल का युद्ध की जीत भाजपा के कुशल नेतृत्व में हुई, अटल जी के नेतृत्व में हुई। हमने सवाल कर लिया मासूम सा गुलरेज जी, भाई 1971 में इंदिरा गांधी से तो भूल हो गई, कांग्रेस से भी गलती हो गई, 1998 में क्या हुआ? आपने क्यों नहीं ले लिया? पहला जो वक्तव्य था वो एक जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में था। अब आप उससे एज अ पॉलिटिशियन जब पूछते हैं तो मैं आपसे ये बात कहूंगा कि क्या लोकतंत्र में ये पाप नहीं है कि भारत का रक्षा मंत्री चुनाव के समय ये बात नहीं बोले? वो बात जो कि हमारे संसद ने पास की है, तो उनके ऊपर बाइंडिंग है कि नहीं इसको दोहराना, तो उन्होंने वही किया जो उन पर बाइंडिंग है। अब आप उससे पूछ रहे हो कि
कि हमने कारगिल के समय 1999 में ये क्यों नहीं किया। इसका रीजन बड़ा साफ है कि 71 की जंग का और 99 में बहुत अंतर है। जो अंतर है क्योंकि उस समय कोई इस प्रकार से हमने पाकिस्तानी ट्रूप्स को कैप्चर नहीं किया था कि 92,000 हमारी हिरासत में हो, तो वो स्थिति को आप 99 से कंपेयर नहीं कर सकते, उसको बालाकोट से कंपेयर नहीं कर सकते, वो स्थिति अलग थी, अलग है। हाँ, तो जिस तरीके की ताकत का प्रदर्शन इंदिरा गांधी के दौर में हुआ था, वैसी ताकत, वैसी क्षमता, वैसी बहादुरी का प्रदर्शन 1998-99 में नहीं हुआ। शायद गुलरेज शेख हमें यही बता रहे हैं, लेकिन मैं इस पर थोड़ा गंभीरता से विचार करना चाहता हूं और इसलिए जेएस सोढी साहब के पास आना चाहता हूं। सोढी साहब, आपसे जानना चाहता हूं, इतना आसान है क्या पाक अधिकृत कश्मीर को सेना जब चाहे अपने कब्जे में ले लेगी, जैसा बयान से जाहिर हो रहा है? अगर इतना ही आसान है तो 75 साल से इंतजार क्यों कर रहे हैं? जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। किसी भी देश, चाहे भारत के अभियान स्पेसिफिक बात करें, अगर भारत पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर पे कब्जा करना चाहता है तो उसके लिए 2-3 अहम चीजें होती हैं। सबसे पहला सैनिक शक्ति, दूसरा वहां के लोगों की इच्छा या वहां का जो जन भावना है। जी, आज की डेट में जो हमारी सैनिक शक्ति वो पाकिस्तान से 2.5 गुना ज्यादा है। अगर हम सैनिकों की नफरी देखें, हमारी तकरीबन 12 लाख जवान है भारतीय सेना में, पाकिस्तानी सेना में तकरीबन 5,60,000 जवान है। जहां तक हम लोगों की जन भावना देखें, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के अधिकतर लोग चाहते हैं कि वो कश्मीर के साथ मिले, भारत के साथ मिले, क्योंकि वो एलओसी के आर पार देख रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर है, जो भारत में है, उसकी जो डेवलपमेंट है, उसका जो विकास है वो कितना हो चुका है। और जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है, आज वहां भी बेसिक चीजों की कमी है, वहां पे उनको पूरी आजादी नहीं है। उनके कहने के नाम पे उनकी अपना एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लेकिन वहां जो लोग बिठाए जाते हैं वो पाकिस्तान खुद बिठाता है। तो जो वो सपने सोच रहे थे कि वहां पे होंगे, वो सपने पूरे नहीं हुए। और आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन पे आते हुए कि ये 75 साल में क्यों नहीं हुआ, ये 75 साल में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो हमारी सैनिक शक्ति थी शुरू से वो पूरी नहीं थी, हम पूरे प्रिपेयर्ड नहीं थे एक लार्ज फ्रंट वॉर के लिए। जी, लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। आज जो हमारी सैनिक शक्ति है वो काफी डेवलप हो चुकी है, हमारे पास आधुनिक हथियार हैं। और अगर इस बार जैसे नदन आर्मी कमांडर जनरल द्विवेदी ने कहा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देती है तो भारतीय सेना वो एक्शन करेगी, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को वापस लेगी। लेकिन इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर ये एक्शन होता है, इस एक्शन को बहुत छोटा और तीव्र होना पड़ेगा। और अगर ये रूस यूक्रेन युद्ध की तरह लंबा खिंच गया तो ये काफी दिक्कत करेगा। तो इस छोटे और तीव्र ऑपरेशन होने के लिए भारतीय सेना को पूरी छूट देनी पड़ेगी कि कैसे वो ऑपरेशन प्लान करते हैं, कहां पे वो एयरफोर्स का इस्तेमाल करते हैं, नेवी कहां पे ब्लॉकेड करती है। जब तक भारतीय शस्त्र बल को पूरी आजादी नहीं मिलेगी ये ऑपरेशन करने की, ये ऑपरेशन लंबा भी खिंच सकता है। तो दो किस्म की बातें कर रहे हैं सोढी साहब। एक तो ये बोल रहे हैं कि 75 साल के संदर्भ में वक्त इसलिए लग गया कि हमारी सेना इतनी तैयार नहीं थी, पर अब सेना पूरी तरीके से तैयार है। पर अगर ऑपरेशन करना है तो कुछ देर के भीतर ही इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचना चाहिए और सेना को पूरी छूट मिलनी चाहिए। मसला इतना सरल है क्या? हम भारत की दृष्टि से इस बात को देख रहे हैं, पर पाकिस्तान की भी तो कोई दृष्टि होगी। हम भारतवासियों का सपना है कि जो भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा था वो पूरा का पूरा भारत के अधीन होना चाहिए, भारत का हिस्सा बनकर रहना चाहिए। पर पाकिस्तान क्या सोचता है, इसे बूझने के लिए हमारे साथ में बहुत ही संजीदा पत्रकार शहजाद अनवर फारूकी साहब हैं। हमें सोढी साहब बता रहे हैं बहुत अंतर है, भारत के अधीन जो कश्मीर का हिस्सा है वो बड़ा विकसित है, बड़ा खुशहाल है, बड़ा समृद्ध है। जो पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर का इलाका है वो विकसित नहीं है, विपन्न है, लोग परेशान हैं। फारूकी साहब, थोड़ा रोशनी देंगे आप पाकिस्तान के नजरिए से, और भारत की संसद ने जो ये प्रस्ताव पारित किया है इसको पाकिस्तान कितनी गंभीरता से लेता है, कितनी बड़ी चुनौती मानता है, या इसको गंभीरता से नहीं लेता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तमाम देखने और सुनने वालों के लिए सलाम, आदाब और प्रणाम। जी, अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अपने इब्तदाइये में बात की, फिर सोढी साहब ने भी बात की, उससे पहले भी दोस्त ने बात की।
दो तीन चीजें मैं दुरुस्त करना चाहूंगा कि ये जो हम 71 की बार बार बात करते हैं, जी तो 71 के जो लोग हैं, वो जो कैदी थे, वो आप समझिए कि वहां पे जो फौज लड़ रही थी वो तो टोटल 36,000 थी। जी बाकी लोग उनके साथ वहां पे मौजूद जरूर थे जो सरकारी मुलाजिम थे और मगरबी पाकिस्तान से वहां पे मुख्तलिफ किस्म की जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे थे। जी वो पैरामिलिट्री फोर्स में भी हो सकते हैं और इधर उधर भी, लेकिन वो बाकायदा फौज नहीं थी। यानी जो लड़ाई करने वाले लोग थे उनकी तादाद 90,000 नहीं थी, या 92,000 का फिगर भी दिया सोडी साहब ने। तो जी इस नंबर को तो मैं एक तो ये मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि ये जो हम एक दूसरे के खिलाफ, मतलब हमारे यहाँ इधर नजरिया पाकिस्तान पढ़ाया जाता है, उधर आपको भी कुछ चीजें लिखी हुई मिल जाती हैं और फिर हम सारी जिंदगी उनकी जुगाली करते रहते हैं। जी तो हमें चीजों को देखना चाहिए कि एक्चुअल नंबर क्या था, पहली बात। दूसरी बात यह है, जो कश्मीर हमारे पास है हम उसको आजाद जम्मू कश्मीर कहते हैं, और आपके पास जो है हम उसको इंडियन ऑक्युपाइड कहते हैं। आप लोग जो हमारे वाला है उसको पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कहते हैं। जी मामला ये है कि ये अगर तो 47 और उसके अराउंड में कहीं हल हो जाता तो ये हल हो जाता, जी और मुझे लगता ये है कि अगर ये तब हल हो जाता तो हमारी इस खिते की जो हालत है वो बहुत बेहतर होती। चूंकि 48 के बाद से जो पहली लड़ाई हुई, जी मैं ये समझता हूँ कि हमारी दोनों तरफों से ये कोशिश की गई कि इस मुद्दे को जिंदा रखा जाए, ताकि हमारे पास और आपके पास वो एक बड़ी फौज का जवाब हो। चले जी ठीक है, जी ओके, वो तो अब 75 ईयर्स से हम दोनों कौमें बर्दाश्त कर रही हैं। तो आपके ख्याल में अब ये बात कोई आपके कहने से या मेरे कहने से हो जाएगी कि अच्छा जी जब आप हुक्म करेंगे हम कर लेंगे? भाई, आप अभी सोडी साहब कह रहे थे कि वो उनको ऑपरेशनल आज़ादी मिलनी चाहिए कि वो जो चाहें कर सकें। अभी रिसेंटली वो आपका उस दिन मैं पाकिस्तान के नेशनल टीवी पे था, लकीली जिस दिन वो वाकया हुआ तो जहाज मार गिराया, पायलट उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। जी अगर ये इतने बड़े पहलवान है तो फिर इनका जहाज तो नहीं गिराया जाना चाहिए था। जी ये जो पहलवानी है ना अल्फाज की, जी इलेक्शन का जिक्र नहीं है। हमारे जो पॉलिटिशियन दोस्त अभी कह रहे थे कि इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि ये हमारे यहाँ इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब है सहाफियों का। जी तो वो दिसंबर जनवरी में इलेक्शन होते हैं, तो वो जितने ग्रुप इलेक्शन लड़ रहे होते हैं वो सहाफियों को कहते हैं हम आपको प्लाट लेके दिलवाएंगे, आपके घर का मसला हल करवाएंगे। जी और जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है उसके बाद ना किसी को सहाफी याद रहते हैं ना किसी को प्लाट याद रहते हैं। जी ये जब इलेक्शन आते हैं, और अनफॉर्चुनेटली भारतीय इलेक्शन जब भी आते हैं, तो वो पाकिस्तान पे, मतलब दाखिली मामलात पे इतना फोकस नहीं होते जितना वो पाकिस्तान स्पेसिफिक होते हैं। जी अब अगर ये कल को कह देते हैं जी आपके पॉलिटिकल रहनुमा जो मुल्क चलाने वाले हैं, वजीर आजम और बाकी लोग और काबीना फैसला करती है कि जी हम ये बजौर ताकत लेंगे, जी तो अच्छा जी ठीक है, उनको ये कहने पे पाबंदी तो कोई नहीं है तो वो कह दें। जी दूसरी बात यह है कि फौज को पूरे ख्याल, जब आपने एक दफा गो हेड दे दिया तो उसके बाद तो उसमें कोई लगी लिपटी तो नहीं है। जी मामला ये है कि अब दोनों के पास एटमी हथियार हैं, और हमारे यहाँ तो दिवाली भी नहीं होती कि हम कभी कोई दिवाली में अपना एटम बम चला लेंगे। जी वो तो रखे ही उन्होंने इस काम के लिए हैं, मतलब कि अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो वो तो देखना ये है कि क्या हम लोग ये अफोर्ड करते हैं, आप लोग ये अफोर्ड करते हैं। वो ताकतवर होना ठीक है, वो मसला ये है कि छोटा फरीक ज्यादा नुकसान नहीं करता लेकिन नुकसान तो कर जाता है। जी लेकिन एटमी हथियार का नुकसान ये है कि उसका साइज के छोटे बड़े होने से ताल्लुक ही नहीं है। उसके नतीजे में खुदा न खास्ता अगर नौबत वहां तक जाती है तो फिर हम सारे लूजर होंगे, कोई एक फरीक लूजर नहीं होगा। ये फारूकी बात साहब बड़ी आपको तथ्यपरक बात कर रहे हैं। हम सैन्य कार्रवाई के माध्यम से समाधान का सपना देख रहे हैं, तो फारूकी साहब बता रहे हैं कि आपके पास भी एटमी हथियार है, हमारे पास भी एटमी हथियार है। एटमी हथियार क्या केवल रखे रहने के लिए है या इन्हीं परिस्थितियों के समाधान के लिए है? बात मसला महत्वपूर्ण है, मैं इस पर थोड़ा विस्तार लूंगा, लेकिन उससे पहले संजीव श्रीवास्तव जी के पास आना चाहता हूं, विदेश मामलों के जानकार हैं, और उनसे इसी रोशनी में बात करते हुए समझना चाहूंगा कि क्या वर्तमान में रूस यूक्रेन युद्ध के हालात हम देख रहे हैं,
इससे पहले भी युद्ध के संदर्भ में नतीजों को हम देख रहे हैं, चाहे वो सीरिया के संदर्भ में, चाहे इराक के संदर्भ में, चाहे अफगानिस्तान के संदर्भ में है। ऐसे में हमारे देश की सेना के जिम्मेदार अधिकारी सैन्य कार्रवाई के माध्यम से समाधान की उम्मीद पीओके के संदर्भ में जता रहे हैं। भरोसा करें, या इसका कोई समाधान हो सकता है तो केवल कूटनीतिक समाधान हो सकता है, सैन्य कार्रवाई समाधान हो सकती है। इस दृष्टि से आप क्या सोचते हैं संजीव जी? देखिए हिमांशु जी, मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है, और ये तथ्यात्मक मैं बात कह रहा हूं, ये कोई मेरा विचार नहीं है जी। कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भारतीय इलाका है, वहां के लोग भारतीय हैं, और पाकिस्तान ने उस पर इलीगल ऑक्युपेशन कर रखा है। जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था उसके मुताबिक पूरा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान का जो पूरा इलाका है वो भारतीय इलाका है। जम्मू एंड कश्मीर का जो पूरा स्वरूप है, कश्मीर के जितने लोग हैं उनका पूरा जो उनकी संस्कृति है, जो अपनी उनकी पहचान है, वो तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का विलय भारत में नहीं करा दिया जाता। और यही बात भारत कह रहा है। भारत तथ्यात्मक बातें कर रहा है। भारत के पार्लियामेंट में इस संदर्भ में 1994 में एक रेजोल्यूशन भी पास हुआ था कि ये जो इलीगली ऑक्युपाइड जो इलाका है, जो कि पाकिस्तान ने कब्जे में कर रखा है, उसको भारत में विलय कराने के लिए सरकारों को प्रयास करना, और उसी उन रेफरेंसेस को, पार्लियामेंट्री रेफरेंसेस को याद करते हुए और उन तथ्यों को याद करते हुए कि जिसके के आधार पर इलीगली अगर देखें, वैधानिक रूप से देखें, तो ये जो पूरा इलाका है भारतीय इलाका है, वहां के लोग भारतीय हैं, सभी भारतीय नागरिक हैं, और उनके ऊपर पाकिस्तान ने इलीगल ऑक्युपेशन कर रखा है। ये एक तथ्य है, ये कोई विचार नहीं है। और इस जम्मू एंड कश्मीर का जो भविष्य है तभी सुनहरा हो सकता है कि जबकि पूरा जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भारत में जब तक उसका विलय नहीं हो जाता, तब तक कश्मीर के लोगों के साथ न्याय नहीं होगा। और यही बात भारत के तरफ से कही गई है। भारत इस दिशा में प्रोएक्टिव तरीके से कार्य कर रहा है। भारत इस बात को लेकर के भी चिंतित है, और लगातार भारत ने इस बात को कहा है कि जो वहां के नागरिक हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जो भारतीय नागरिक हैं, उनके ऊपर जो दमन, शोषण, बर्बरता, अत्याचार पाकिस्तान की सेना के द्वारा, वहां की पुलिस फोर्सेस के द्वारा किया जाता है, उसे बंद किया जाना चाहिए। जो वहां के प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन पाकिस्तान की सरकार करती है, उसको भी बंद किया जाना चाहिए। वहां जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कि शिया डोमिनेटेड एक एरिया है, वहां पर सुन्नी आबादी को बसाने की जो पाकिस्तान की साजिशें हैं, उसको भी करने से उसे बाज आना चाहिए, क्योंकि ऐसे में वहां के लोगों की जो अपनी पहचान है, जो अपनी संस्कृति है, उसके ऊपर भी खतरा पैदा हो रहा है। अभी आपने देखा था कि जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे, तो उस समय जब वो मुजफ्फराबाद की यात्रा पर गए हुए थे, तो लोगों ने सड़कों पे आकर के गो बैक इमरान के नारे लगाए थे, बैनर पोस्टर्स आए थे, और पूरी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में ये तस्वीरें गई। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की सरकार पहले से ही वहां के लोगों के ऊपर दमन, शोषण, बर्बरता, अत्याचार कर रही है। वहां के प्राकृतिक संसाधनों का लगातार दोहन किया जा रहा है, और ऐसे लोग जो कि इसके विरुद्ध आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ बहुत ही बर्बर ट्रीटमेंट किया जाता है। हमने देखा है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, उसके विरुद्ध कई ऐसे बड़े नेता हैं कि जिन्होंने इसके ऊपर आवाज उठाने की कोशिश की, और उन्हें पाकिस्तान की जेलों में डाल दिया गया। तो ये जो पाकिस्तान का जो पूरा कृत्य है, जम्मू एंड कश्मीर, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के इलाके में, गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में, ये बंद होना चाहिए। और भारत, जो जैसा कि मैंने कहा कि वहां के लोग भारतीय नागरिक हैं, ये जो पूरा इलाका भारतीय है, वैधानिक रूप से, लीगल तरीके से इस पूरे एरिया पर भारत का ही अधिकार होना चाहिए। मैं बड़ा उलझन में पड़ गया आपके इस पूरे वक्तव्य से। बड़ी अच्छी तकरीर आपने दी, वहां पे कैसा हो रहा है, किस तरीके का हो रहा है। अभी बता रहे हैं वो सारे भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिकों का शोषण हो रहा है, दमन हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। देश में इतनी मजबूत सरकार है, इतनी दमदार सरकार है, और इसके बावजूद भी भारतीय नागरिकों के साथ ये सब हो रहा है। कैसे हो रहा है, ये सवाल मेरे जहन में आता है। इसका उत्तर दीजिए ना। सेना के जिम्मेदार अधिकारी बता रहे हैं हम पूरी तरीके से तैयार हैं, देश के रक्षा मंत्री बता रहे हैं संसद में प्रस्ताव पास है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। जो कुछ हो रहा है वो आप हमें टीवी पे बता रहे हैं, देखिए कितना अत्याचार हो रहा है, हम केवल देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? देखिए, मैं आपके इस प्रश्न पे बहुत ही स्पष्ट रूप से ये कहना चाहूंगा कि जो पहले की भारत में सरकारें रहीं, उनका जो अप्रोच इस पूरी समस्या को लेकर के मुझे लगता है कि बहुत ही लचीला रहा, बहुत ही ढीला ढाला रहा है।
लेकिन वर्तमान की जो सरकार है वो इस दिशा में प्रोएक्टिव तरीके से विचार कर रही है, कार्य कर रही है। और पाकिस्तान में जो भी दमन, शोषण, बर्बरता की घटनाएं सामने आती हैं, जाहिर है कि भारत उसके ऊपर अपनी जो आपत्तियां हैं उसको भारत ने हमेशा एक्सप्रेस किया है, मैं दर्ज बहुत कराई है। विनम्रता से संजीव श्रीवास्तव जी आपकी इस दलील के संदर्भ में सवाल करना चाहता हूं, बहुत विनम्रता से। अतीत में जो सरकारें थी उनका रुख बड़ा लचीला था। अतीत का आशय क्या? वर्तमान में जो सरकार है ये 8 महीने पुरानी या 8 दिन पुरानी सरकार नहीं है, 8 सप्ताह पुरानी सरकार भी नहीं है। 8 साल हो चुके हैं इस सरकार को। 8 साल एक सरकार को समय मिलता है 5 साल का, 2 बार मौका मिल गया, फिर भी आप इतने ही कह के बच जाना चाहते हैं। अतीत की सरकारें ऐसी थी, ये सरकार ऐसी नहीं। हिमांशु जी, आपकी जो ये प्रश्न है उसका जवाब आपने ही दिया है कि ये मामला जैसा कि हमारे सभी जो हमारे भारतीय जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं सभी इस बात को कहेंगे, आपने भी इस बात को कहा है और हमारे पाकिस्तानी भाई भी इस बात को समझेंगे कि ये मामला जितना हम सोचते हैं कि यदि कल ही रिजॉल्व कर लेंगे, परसों रिजॉल्व कर लेंगे, ये होने वाला ऐसा नहीं है। ये एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है, इसमें समय लग सकता है, लेकिन ये सोल्यूशन निकलना चाहिए था। जैसे कि 370 और 35A का जो रिपेलमेंट है, मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत पहले होना चाहिए था, ये धारा ही नहीं बननी तो चाहिए संजय थी। जी सीधा सीधा सवाल करता हूं, इसका समाधान बातचीत के माध्यम से उम्मीद कर सकते हैं या सैन्य कार्रवाई के माध्यम से? दो टूक बात, गोल गोल क्यों घूमे, सीधे पहुंचे ना नतीजे पे। सैन्य कार्रवाई किसी भी समस्या का अंतिम विकल्प होता है। मेरा ऐसा मानना है कि सैन्य कार्रवाई किसी भी समस्या का अंतिम लास्ट रिजॉर्ट होता है और ये बातचीत से अगर रिजॉल्व हो जाता है, पाकिस्तान इस इलाके को सौंप देता है भारत को, तो ये सबसे अच्छा इसका सोल्यूशन होगा। और मुझे लगता है कि जो पूरे कश्मीर का जो इश्यू है, जैसा कि हमने कहा कि एक प्योरली बायलैटरल इश्यू है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में का मुद्दा है, जो कि शिमला समझौते के अंतर्गत और लाहौर डिक्लेरेशन के अंतर्गत बातचीत के माध्यम से इसका रेजोल्यूशन निकलना चाहिए। लेकिन जो सैनिक समाधान है, मेरा विचार है कि अंतिम विकल्प है। और संजय श्रीवास्तव जी जो बात कह रहे हैं शिमला समझौते के संदर्भ में, तकरीबन 50 साल हो गए, 50 साल में कोई नतीजा नहीं दे पाया। उस समझौते की बुनियाद पर समाधान की उम्मीद समझदारी है या नासमझी है? जानबूझकर अनदेखा करना है या समझ ना पाने के संदर्भ में संकट है? सवाल है। मुझे जाना है ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी के पास में, लेकिन गुलरेज शेख जी कोई हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, एक बार उनका हस्तक्षेप सुन लेते हैं। जी गुलरेज जी, क्या हो गया? जी गुलरेज साहब, आवाज आ रही है मेरी? जी। मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूँ, क्षमा मांगता हूँ उसके लिए, क्योंकि 7:40 पर दूसरे चैनल पर जाना था मुझे। लेकिन देखिए, जहां तक मेरा सेंस कहता है और एनालिसिस कहता है कि ये बात सच कह रहे हैं हमारे संजीव जी कि युद्ध हमेशा, सैन्य कार्रवाई हमेशा अंतिम विकल्प होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल ये ही एकमात्र विकल्प है, क्योंकि उसके कारण है, उसके नैसर्गिक कारण है कि पाकिस्तान की जो फौज है, मैं वहां की पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, पॉलिटिशियंस की बात भी नहीं कर रहा, तो उनकी एग्जिस्टेंस के लिए उनको कश्मीर का राग अलापना है और भारत से दुश्मनी दिखानी है। ये फौज की स्थिति है, क्योंकि इनकी फौज ने आज तक कोई जंग जीती नहीं पाकिस्तान की, लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स कभी हारी नहीं। तो जब इंटरनल पॉलिटिक्स में अगर हार जाएंगे तो उनका पावर चला जाता है। तो कभी भी उनकी फौज बैठक से या बातचीत से कुछ नहीं होने देगी। वो होगा तो फिर वो आर पार का ही मामला होगा, उसका वक्त आ जाने दे, वो हो जाएगा। लेकिन एक पूरी पैनल से और हमारे शहजाद साहब से एक प्रश्न जरूर करना चाहूंगा, जो मैं हमेशा सोचता रहता हूँ, सर्व हो जाता हूँ, कि पाकिस्तान के जनरल जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं, इतने सारे मेडल्स लगाते हैं, इन लोगों ने जंग तो कोई जीती नहीं, वो मेडल होते किस चीज के लिए? गुलरेज साहब के दो बातें हैं। एक, उन्हें यह जानना है कि पाकिस्तानी फौज के जनरलों के सीने पर जो मेडल लगे होते हैं वो काहे के मेडल होते हैं, उन्होंने कोई जंग नहीं जीती, ये सवाल है। दूसरा, उनका मानना यह है कि पाकिस्तान के संदर्भ में कश्मीर का समाधान बातचीत से नहीं निकलेगा तो सैनिक कार्रवाई से ही। शहजाद साहब भी अपनी तरफ से कुछ हस्तक्षेप करने जा रहे थे, एक बार शहजाद साहब का हस्तक्षेप सुनते हैं। गुलरेज शेख के सवालों पर कुछ कहना चाहें तो उसका भी हम स्वागत करेंगे। जी शहजाद साहब। अच्छा, गुजारिश ये है कि आपके पैनल में चूंकि 4 लोग आपकी तरफ से हैं और मुझे चूंकि सबकी बातों का जवाब देना होता है, तो ये थोड़ा सा इम्बैलेंस है। तो अगर मुझे आप दरमियान में शामिल कर लिया करें तो मैं शुक्रगुजार हूंगा। क्योंकि एक दोस्त बड़ी देर से, बल्कि प्रोग्राम के आगाज से इंतजार में है।
पहली बात तो ये है कि जंगें, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा ये कह सकता है कि उसने जंग जीती है। जंग तो अल्टीमेटली इंसानियत की हार होती है। मैं इस जंग की जीत हार को तो वैसे ही इस सारी इक्वेशन से आउट समझता हूँ। 65 की जंग में हमारे यहाँ ये कहा जाता है और पढ़ाया जाता है, मैं बता दूं इनको, कि बुज़दिल दुश्मन ने, रात को हम सो रहे थे तो उन्होंने हमला कर दिया और फिर हमने इनके दांत खट्टे कर दिए और हमने इनको पीछे जो है वो धकेल दिया और ये लाहौर पर कब्जा करने की जो इनकी ख्वाहिश और कोशिश थी वो नाकाम बना दी। 71 के वाले से मैं आपसे अर्ज कर दूं कि आपके 2.5 लाख फौज थी, 2 लाख मक्ती बानी के ट्रेंड लोग थे, 34,000 पाकिस्तानी फौजी थे। वहां पे एक लड़ाई हुई जो कि फिजिकली हमसे दूर थे। उसमें आपने जरूर अपने मकासद किसी हद तक हासिल किए, लेकिन वो भी आपका हिस्सा तो नहीं बने। वो तो एक नया देश बन गया और वो आज भी उनका जो ज्यादा अक्सरियत है वो मुसलमानों की है, तो पर्पस तो सर्व नहीं हुआ। जी। मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो हम जंग के इम्कानात पर बात करते हैं, ये 4 लोग हैं, चारों जी शऊर हैं, इनके बीवी बच्चे हैं, यार इनका फ्यूचर है, आगे उनका फ्यूचर है। ये हम किस तरफ जा रहे हैं? आप क्या, मेरे नजदीक ये एक बड़ी ख्याली सी बात है कि जंग के जरिए आप किसी मसले का हल निकाल सकते हैं। पहले जंगी अजीम के बाद भी कोई मसला हल नहीं हुआ और दूसरी जंगी अजीम के बाद भी कोई मसला हल नहीं हुआ। मसला आप जंग के जरिए आप अल्टीमेटली फिर गुफ्तगू के लिए तो मेज पर ही जाते हैं मुज़ाकरात की। तो शहजाद साहब तो साहब क्लियर है कि जंग से तो समाधान नहीं कर सकता। शहजाद साहब मुझे नरेंद्र मोदी जी के बड़े करीब दिख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने भी जो है व्लादिमीर पुतिन को यही समझाने की कोशिश की थी कि जंग से समाधान नहीं निकल सकता, ये सदी जंग की नहीं है। पर गुलरेज शेख साहब को ऐसा नहीं लगता। गुलरेज शेख साहब को लगता है समाधान तो जंग से ही निकलेगा। अब नरेंद्र मोदी जी की समझ पर जाएं कि गुलरेज शेख जी की समझ पर जाएं, ये संकट है हमारे लिए। बहरहाल मेरे साथ में कैप्टन यूके देवनाथ साहब हैं, उनसे समझना चाहता हूं इस मसले को लेकर। हसरत तो सबकी रही हिंदुस्तान के संदर्भ में कि कश्मीर का जो बचा हुआ हिस्सा है वो जल्द से जल्द भारत का हिस्सा बना दिखे, पर यह साकार नहीं होता है। दावा यह किया जाता है कि वहां के लोग तो चाहते हैं भारत में आना, फिर भी साकार नहीं हो पाता है। तो देवनाथ साहब आप बताएं, उलझन कहां है? वाकई वहां के लोग भारत का हिस्सा होना चाहते हैं या कुल मिलाकर हम चाहते हैं कि वो भी भारत का हिस्सा बने? जमीनी स्थिति कुछ और है। हिमांशु जी, मैं एक फौजी हूं और फौज में 34 साल रहा था जी। हमें सिखाया गया था कि जब हुक्म मिले हमला करो जी। लेकिन इतना आसान नहीं है जी। हमें ये सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान के लोग क्या चाहते हैं। पाकिस्तान के लोग क्या हमारे साथ मिलजुल कर एक मित्रता की भावना रखना चाहते हैं? जी। मैं तो अभी भी ये उम्मीद कर रहा हूं। हाँ, जहां तक पाकिस्तान के ऊपर पीओके के ऊपर हमला करके उसको हथियार के बल पर कब्जा करना है, मैं थोड़ा ऐसी 2-3 मामले जिक्र करूंगा। एक, अगर भारत सच्ची में ही पीओके पर मिलिट्री और एयरफोर्स से हमला कर देता है और हमारी नेवी से पाकिस्तान का ब्लॉकेट कर देता है, अंतर्राष्ट्रीय पटल में अमेरिका, रूस और चीन का क्या रवैया रहेगा? जी। 1971 के समय ये क्लियरली देखा गया था कि अमेरिका ने भारत को एनकरेज नहीं किया। रूस जो है या तो तटस्थ रहा या थोड़ा बहुत उसने हमें हेल्प किया। जी। जहां तक चीन की बात है, बहुत क्लियरली इसमें कोई शक नहीं है कि अगर भारत ने पीओके पर अपनी फौजों से हमला किया तो चीन तुरंत अक्साई चीन में या एलएसी पर भी अपनी गड़बड़ियां चालू कर देगा। जी। एक बहुत बड़ा हिस्सा हिमांशु जी ये है कि अब पीओके से होते हुए गुजरता है सीपीईसी प्रोजेक्ट, जो कि चीन के शिनजियांग प्रोविंस को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ता है। जी। तो चीन ने इसमें $50 बिलियन या $68 बिलियन पंप इन किया है। अगर भारत पीओके पर हमला करता है तो एक बहुत बड़ी चीज ये हो जाएगी कि हमें सीपीईसी प्रोजेक्ट को कट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली पीओके पे कब्जा का मतलब है कि सीपीईसी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा भारत के कब्जे में आ जाएगा और जहां तक चीन और पाकिस्तान है, सीपीईसी को भारत कट कर देगा। जी। एज ए मिलिट्री एनालिस्ट मेरे को लगता है कि शायद चीन इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा और खुलेआम पाकिस्तान के सपोर्ट में आ जाएगा। क्या देवनाथ साहब आप नहीं मानते कि चीन ने
चीन को ये रास्ता बनाने का आमंत्रण पाकिस्तान ने दिया ही इसलिए था कि जो विषय भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय है, ये द्विपक्षीय न रहे, ये बहुपक्षीय हो जाए, और उसके तहत इरादतन इस प्रकार की परियोजना को अपने इलाके में हिस्सा बनाने के लिए पाकिस्तान ने ये पहल की। इसमें कोई शक नहीं है हिमांशु जी कि चीन और पाकिस्तान इस वक्त भाई भाई हैं और जी। दो मजबूत भाई भाई हैं। जी। और पाकिस्तान जो है, मैं ऐसे शब्द नहीं यूज करूंगा कि पाकिस्तान जाके चीन के गोद में बैठ गया, ये ऐसी घटिया बात कहना उचित नहीं होगा चैनल पर। जी। लेकिन चीन और पाकिस्तान दो मजबूत देश हैं। जी। अगर हम पाकिस्तान पर हमला करते हैं, खासतौर से पीओके पर, तो चीन खुलेआम पाकिस्तान की मदद के लिए आएगा। जी। वो अक्साई चीन में, एलएसी में और पूर्वी भारत में भी खलबली मचाता रहेगा और पाकिस्तान को पूरी तरह से सैन्य सामग्री की मदद देगा। और भी कुछ इसमें मुद्दे जुड़े हुए हैं। क्या ये युद्ध सिर्फ पीओके तक लिमिट रहेगा? मेरे ख्याल से नहीं। ये भारत और पाकिस्तान के बीच में एक जनरल वॉर में तब्दील हो जाएगा, यानी गुजरात बॉर्डर, राजस्थान बॉर्डर, पंजाब बॉर्डर, सभी जगह एक्टिवेट हो जाएंगे। एक चीज जो जियो पॉलिटिकल क्षेत्र से हमें स्टडी करना है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम तुरंत अफगानिस्तान के बहुत निकट पहुंच जा रहे हैं। जी। तो जो अफगानिस्तान में जो इंस्टेबिलिटी है, वो हम अगर पीओके भारत का हिस्सा बन जाता है जी, तो अफगानिस्तान की जो इंस्टेबिलिटी है वो भारत के और नजदीक आ जाएगी। तो क्या भारत पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस डिसएडवांटेज को, अफगानिस्तान पास आ गया है और उसके जो शरारती तत्व हैं वो और आसानी से भारत के इलाके में तो घुस देवनाथ जाएंगे साहब थोड़ी यथार्थपरक बात कर रहे हैं, भावनात्मक बात नहीं कर रहे हैं, यथार्थपरक बात कर रहे हैं। दो महत्वपूर्ण बिंदुओं की और वो दृष्टि दे रहे हैं कि अगर पाक अधिकृत कश्मीर पर कब्जा करने के लिए अपने हक के तहत भारतीय सेना कार्रवाई करती है तो यह केवल मसला वहीं तक नहीं रह जाएगा, इसके दो आयाम होंगे। बाकी भी जो सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं वहां पर भी जंग शुरू हो जाएगी। दूसरा, चीन निश्चित तौर पर पाकिस्तान की मदद के लिए मैदान में उतर जाएगा। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? एक। दूसरा वो पहलू बता रहे हैं कि हमारी सीमा फिर अफगानिस्तान से सीधे तौर पर जुड़ जाएगी और अफगानिस्तान में जो शरारती तत्व हैं, क्या उनके हस्तक्षेप को हम अपने क्षेत्र में आने देने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं? भावनात्मक रूप से हम जो भी चाहें, पर व्यवहारिक रूप से बात क्या है, इस पर देवनाथ जी ने रोशनी दी है। इस संदर्भ में संजीव श्रीवास्तव जी भी कुछ कहना चाहते हैं, गुलरेज शेख जी भी। तो पहले मैं गुलरेज जी के पास चलता हूं, राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक प्रवक्ता, थोड़ा सियासी दृष्टिकोण से भी बात करते हैं। सेना के अफसर केवल और केवल सेना के नजरिए से बात करते हैं, तो गुलरेज जी थोड़ा रोशनी दीजिए। आपने तो कह ही दिया है जो भी निकलेगा समाधान जंग से ही निकलेगा, तो बताएं। देवनाथ जी बता रहे जंग के साथ ये कुछ भी सामने आएगा। पाकिस्तान की जो स्थिति है ना वो दूसरे देशों से भिन्न है। वहां पर जिस प्रकार से सेना का वर्चस्व है, अधिकांश देशों में ऐसा नहीं होता है। तो फिर डिप्लोमेटिक बातचीत होती है सरकारों के बीच में, लेकिन वहां पर जो रिमोट कंट्रोल से ये एक्स्ट्रा सिविलियन अथॉरिटी कंट्रोल करती है चीजों को, वो एक बीच में बड़ी बाधक बनती है। और मैंने इसीलिए कहा, मैं देवनाथ जी से सहमत हूँ उनकी बात से, इसलिए मैंने आरंभ में कहा था कि हमको ये देखना है कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो कब हमारे फेवर में होगी कि हम ऑक्यूपाई कर ले। इसलिए मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया था कि अगर ताइवान पे हमला करता है चीन, तो फिर चीन चाहकर भी दो फ्रंट एक साथ नहीं खोल सकता। वो समय भी एक हमारे लिए अच्छा समय हो सकता है। और फिर जहां तक सीपेक की बात है ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की, यदि चाइना से फिर बातचीत हो सकती है इस विषय पर कि ठीक है हमारे अंदर रहेगा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, हमारे पास वापस आएगा और आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो सुरक्षित रहेंगे। इन चीजों के ऊपर चाइना से भी बात हो सकती है। ऐसा नहीं है कि चाइना से हमारी बात नहीं होती है। तो इसको बड़ा पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली हल करना होगा। आप पाक अधिकृत कश्मीर के संदर्भ में आपकी नाराजगी है गुलरेज जी, और ये अक्साई चीन की जो 38,000 किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा कर रखा है, उसे वापस लेने में आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है, उसको लेकर कोई बहादुरी आप दिखाना नहीं चाहते हैं। उसके तहत तो आप चीन के संदर्भ में ये वादा करना चाहते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट, आपके हित को हम सुरक्षित रखेंगे। बड़ा कमाल का दृष्टिकोण है आपका गुलरेज जी, कमाल का। बहरहाल संजीव श्रीवास्तव जी भी कोई हस्तक्षेप करना चाह रहे थे, एक बार संजीव जी की बात सुनते हैं। जी संजीव जी।
देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से ऐसा मानना है और भारत सरकार ने भी इस बात को समय समय पे स्पष्ट किया है। जी हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी भारतीय संसद में इस बात को कहा था कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर का जो पूरा स्वरूप है वो तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और जो अक्साई चिन का आपने जिक्र किया है वो भी एक अधूरा कार्य है जिसको कि भारत को पूरा करना है। जी और ये भारत सरकार इस संदर्भ में प्रोएक्टिव तरीके से विचार मंथन कर रही है और इसके बारे में रणनीतियां बनाई जा रही हैं। और जाहिर है कि जैसा कि मैंने कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का जो है अंतिम समाधान, लास्ट रिजॉर्ट होता है। और लेकिन जहां तक भारतीय सेना की कैपेबिलिटीज, रिसोर्सेस, संकल्प और साहस की बात है तो आपने लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र का जो है आपने बयान सुन ही लिया है। नॉर्दर्न हमारी आर्मी के कमांडर जो हैं बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि भारतीय सेना को यदि ऐसे आदेश दिए जाएंगे तो भारतीय सेना उस पर अमल करेगी और उसमें सफलता हासिल करेगी। तो ये इस बात को दर्शाता है कि हमारी सेनाओं का जो आत्मविश्वास, जो मनोबल, जो उनकी संकल्प शक्ति, जो उनकी जो क्षमताएं हैं, जो उनके रिसोर्सेस हैं, इतने ज्यादा उच्च स्तर के हैं कि वो किसी भी आदेश पर अमल कर सकते हैं और उसे अमली जामा संजय, मैं पहना सकते उलझन में हैं। हूं आपकी बातचीत से। सेना का आत्मबल है, सेना का आत्मविश्वास है, सेना का हौसला है, तो फिर क्या सरकार का आत्मबल नहीं है? सरकार को आत्मविश्वास नहीं है? हम मानते हैं कि ये हमारा है, फिर भी हम ले नहीं पा रहे हैं। इस बेचारगी को लेकर फिर जाके किसके पास रोए? या हम केवल देश में एक माहौल बनाए रखना चाहते हैं कि देखो ये काम अगर कर सकते हैं तो हम ही कर सकते हैं, हम इस उम्मीद के साथ में कुछ साल और काट दें। फारूकी साहब हमें समझा रहे हैं, पाकिस्तान में भी यही चलता है। 1965 की जीत भारत में पढ़ाई जाती है, हमने जीती। पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है, हमने जीती। तो थोड़ा रोशनी देना, क्या हिमांशु जी, इस विषय को जिंदा रखकर दोनों देश में सियासी रोटियां तो नहीं सेकी जा रही? इस संदर्भ में बतौर विशेषज्ञ कोई दृष्टि है आपकी? मैं इसके बारे में कहना जरूर चाहता था जो कि हमारे पाकिस्तान के जो फारूकी साहब हैं उन्होंने जो इस बारे में बात कही है, लेकिन मुझे अपना भारतीय संदर्भ इसमें कंप्लीट कर लेने दीजिए। मुझे नहीं लगता कि भारत की सरकार इसको राजनीतिक तौर पे देखती है। इसको एक जेन्युइन तरीके से देखा जा रहा है। 370 और 35A के माध्यम से जो पाकिस्तान प्रायोजित जो अलगाववाद जम्मू एंड कश्मीर में पैदा किया गया था, वहां के लोगों के अंदर ये जो भावना पैदा की रखी गई थी, बना करके रखी गई थी कि तुम कुछ अलग हो, तुम थोड़े स्पेशल हो, वगैरह वगैरह, इसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर जो है भारत की मुख्य धारा में शामिल है, वो विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और हम ये चाहते हैं कि जो हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर का जो अधूरा जो पार्ट है जो कि पाकिस्तान के इलीगल ऑक्युपेशन में है, वहां पर भी विकास हो, वहां के लोग भी आगे बढ़े, वहां के लोग भी आगे बढ़े। शहजाद फारूकी साहब को इसमें कुछ आपत्ति है? फारूकी साहब, आपकी आपत्ति को भी सुनना चाहूंगा और साथ ही आपसे जानना चाहूंगा कि धारा 370 की समाप्ति के बाद पाकिस्तान को यह आशंका पैदा नहीं हुई है कि अब भारत का अगला कदम पाक अधिकृत कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने के संदर्भ में ही रहने वाला है? भारत का यह संकल्प कोई ढका छुपा नहीं है, सार्वजनिक है, संसद से पास है। क्या पाकिस्तान इस संदर्भ में कोई मानसिकता के साथ है कि धारा 370 के प्रावधानों की समाप्ति के बाद अब अगला कदम अगर भारत की सरकार कोई उठाएगी तो पाक अधिकृत कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने के संदर्भ में उठाएगी? क्या सोचता है पाकिस्तान इस संदर्भ में? अच्छा देखिए, दो बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। एक तो अभी बात की शिमला एग्रीमेंट की बात हुई जी, मैं तवज्जो दिलाना चाहूंगा आपकी कि ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा गया था 40s में 50s में। वहां पे दोनों मुल्कों ने ये तय किया कि ये एक मुतनाज़ा इलाका है और यहाँ पे वहां के रहने वालों को वो हक मिलेगा कि वो राय शुमारी के जरिए अपने मुस्तकबिल का फैसला करें कि वो किस मुल्क के साथ रहना चाहते हैं। मेरे नज़दीक ये सबसे बेहतर हल है इस मसले का कि जिन लोगों को हम जोड़ना चाहते हैं, हम भी और आप भी, जी, वो खुद ही बता दें कि वो कहाँ रहना चाहते हैं, जी, बजाय इसके कि मैं आपको अपना एटम बम दिखाऊं, आप अपना एटम बम मुझे दिखाएं, मैं अपनी फौज गिनवाऊं, आप अपनी फौज गिनवाएं, आप मुझे अमेरिका की पुष्टपनाही पे अकड़ के दिखाएं, मैं आपको चीन दिखाऊं कि हमारे साथ चीन है। ये सारी फिल्मी और गैर हकीकी बातें हैं। 370 खत्म करना मेरे नजदीक वो जो स्पेशल उसका स्टेटस था वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ऐन मुताबिक था। लेकिन जब भारत ने ये स्टेटस खत्म किया तो इसका मतलब ये है कि भारत ये समझता है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा को और उसकी
जो सलामती कौंसिल है उसको कुछ नहीं समझता, वो ताकत के जोर पे कुछ भी कर सकता है और उसने करके दिखा दिया। ये मैक्सिमम था जो वो कर सकते थे। जी उन्होंने इसके जरिए वहां रहने वाले लोगों के हकूक गस्ब किए। अभी सोडी साहब गालबन बता रहे थे कि वहां पे बड़ा विकास हुआ है और हमारे यहाँ लोग जो हैं वो बहुत पीछे रह गए हैं। मैं ये गुजारिश करूं कि वहां पे तो आपने फौजी छावनियां बनाई हैं। आप मुझे सिर्फ मकबूजा कश्मीर में चले आप वाला जो कश्मीर है मैं उसको यूं पेश कर देता हूं आपके सामने। उसमें आपके कितने फौजी इस वक्त मौजूद हैं और ये आपकी टोटल फौज का कितना बड़ा हिस्सा है जो आपने वहां लगा रखा है। वहां पे लोग छुट्टी न मिलने पर खुदकुशी कर रहे हैं वो फौजी, उनके मोराल में प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ कोशिश ये की जाती है कि वहां पे काम किया जाए और काम हो भी रहा है। इसके बावजूद के बॉर्डर पार से सिविलियन इलाकों पर गोलाबारी होती है, वहां पे जो सड़क बना रहे इंजीनियर होते हैं उनके ऊपर फायरिंग होती है। यहाँ तक के अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जो फौजी मुबस्सर दोनों तरफ लगाए गए हैं, आपकी तरफ तो खैर आप उनको घुसने ही नहीं देते, ना किसी मुबस्सर को, खा वो अक़वाम मुत्तहिदा की छतरी के नीचे हो या उसके बगैर हो। हमारे यहाँ वो लोग फ्रीक्वेंटली आते जाते और देखते हैं। वो खुद लोग वो जो मुबस्सर अक़वाम मुत्तहिदा के मुतय्यन शुदा हैं, उनको भी भारत की तरफ से आने वाली गोलाबारी और फायरिंग का सामना अच्छा करना फारूक पड़ता साहब, है। एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। आपने धारा 370 को लेकर बताया कि भारत ने जो है इस प्रकार के कदम उठा लिए एक तरफा। ये गिलगिट पाकिस्तान के संदर्भ में भी कुछ तथ्य ऐसे आते हैं कि पाकिस्तान ने भी उसकी स्वायत्ता को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। इस पर थोड़ा रोशनी देंगे? अच्छा, जो गिलगित बल्तिस्तान का मामला है उसकी उसकी अहमियत और उसका जो स्टेटस है वो कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ इलाका नहीं है। जी उसके हवाले से तो आपको ये जहन में लाना होगा कि ये एक अलग कजिया है। जी फारूकी साहब से हमारा संपर्क उड़ गया। मैं उनसे वापस जुड़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं सोडी साहब के पास वापस आना चाहता हूं और सोडी साहब आपसे जानना चाहता हूं। इस बात पर उलझन है और पूरी उलझन की बुनियाद ही है कि हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि सैन्य कार्रवाई के माध्यम से अब पाक अधिकृत कश्मीर को भारत के हिस्सा बना लेंगे। आपसे ईमानदारी से जानना चाहता हूं, एटमी ताकतों के बीच में क्या वाकई इस तरीके की कार्रवाई की गुंजाइश है? डॉक्टर हिमांशु जी, मैं फौजी होते हुए आपको बताना चाहता हूं कि लड़ाई किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि किसी भी जंग में दो ही कैटेगरी के लोग सबसे ज्यादा सफर करते हैं, फौजी सैनिक और आम आदमी। हम दुनिया का इतिहास में कोई युद्ध देख लें, यही लोगों ने सफर किया, सैनिकों ने या आम आदमी ने। लेकिन एक चीज और है कि अगर हम इतिहास में देखें, 1998 में नवाज शरीफ जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे, ये कश्मीर मसले पे तकरीबन एक सहमति पे पहुंच चुके थे और ये इन्होंने साइन भी करना था, वो जो डॉक्यूमेंट होना था। लेकिन पाकिस्तानी सेना, जो कि तब चीफ थे जनरल परवेज मुशर्रफ, उन्होंने आपत्ति जताई और दोनों राजनेताओं के बीच में वो समस्या का हल होने नहीं दिया। मैं फिर कहना चाहूंगा कि अगर ये मसला बातचीत और पॉलिटिकल विल से सुलझा सकते हैं तो सबसे बढ़िया है, अन्यथा सैनिक ऑप्शन तो है ही है। जैसे चाहे जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, चाहे कुछ दिन पहले लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस औजला जो चिनार कोर कमांडर, उन्होंने भी यही बात कही थी। सैनिक ऑप्शन तो है ही है, वो तो दोनों देशों के पास में है, लेकिन लड़ाई किसी भी जंग की समस्या का हल नहीं है। ये बातचीत पहले भी कई बारी दोनों लीडर्स ने, दोनों देश के प्रधानमंत्रियों ने इच्छा जताई थी और हम बिल्कुल नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त पे पहुंच चुके थे। तो अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो कहूंगा कि लड़ाई सोडी साहब दावा कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ इस मसले पर समाधान तक पहुंच गए थे। फारूकी साहब इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? एक तो ये सवाल है मेरा फारूकी साहब, और दूसरा जानना चाहता हूं, क्या वाकई पाकिस्तान में किसी नेता में ये दम हो सकता है कि वो ये स्वीकार कर ले कि पाक के कब्जे में जो कश्मीर का इलाका है वो भारत का है, भारत को सौंप दिया जाए और इसके बाद भी पाकिस्तान की जनता उसे स्वीकारने के लिए तैयार रहेगी? क्योंकि भारत के संदर्भ में मैं दावे के साथ यहां पर कह सकता हूं कि भारत में किसी नेता के अंदर यह कुव्वत नहीं है कि वो ये बोल दे कि भारत के पास में जो कश्मीर का इलाका है उसे पाकिस्तान को दे देते, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
एक मिनट भी वह कुर्सी पर नहीं रह जाएगा जो जना ऐसा बोल देगा। विचार भी नहीं ला सकते हम भारत में कि कश्मीर के 1 इंच भूमि को भी हम छोड़ सकते हैं। और तो छोड़िए, हम तो ये भी कहने की स्थिति में नहीं है कि पाक के कब्जे में जो कश्मीर है उसे भूल जाते हैं, जितना है उसी से काम चला लेते हैं। जी फारूकी साहब। डॉक्टर साहब, इस हवाले से मैं और आप खुशकिस्मत हैं कि दोनों तरफ इस हवाले से एक जैसे ख्यालात पाए जाते हैं। आपने जो फरमाया बिल्कुल यही सूरत हाल इधर भी है कि हमारे यहाँ ना तो कोई पॉलिटिकल जो लीडर है या लीडरशिप में ये कहने की हिम्मत नहीं है और ना ही अवाम इसको तस्लीम करेंगे। एक तो इस मामले पे इतनी लंबी लड़ाई और इतने लंबे कुर्बानियां हैं लोगों की कि कोई भी फरीक अपने इब्तदाई मौकफ से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं होगा। जहां तक अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ वाले ऐलान लाहौर का जिक्र है, तो मैं ये गुजारिश कर दूं कि उस वक्त भी एक बेहतर रास्ते की तरफ दोनों फरीक चले थे जिसमें कोई ना कोई रास्ता निकल सकता था। उसके बाद जब परवेज मुशर्रफ साहब खुद गए थे आगरा, तो उस वक्त भी चिनाब समेत कई फार्मूलों पर गुफ्तगू हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त मेरा मानना यह है कि जो शिद्दत पसंद जमातें थी उस वक्त की भारत में, उन्होंने उस बातचीत को नतीजा खेज नहीं होने दिया, जिसकी वजह से ये मामला लटकता हुआ चला आ रहा है। फारूकी साहब, मैं थोड़ा ईमानदार बात करना चाहता हूं। वाकई कोई समाधान हो सकता है क्या? हम चाहते हैं कि जितना भी कश्मीर का इलाका है वो भारत का हिस्सा होना चाहिए, और कोई भी जना अगर इसमें थोड़ा भी 10-5 फीट के संदर्भ में भी कोई समझौता करता है तो हम उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। एक मानसिकता देश में ये बनी हुई है। मुझे ऐसा लगता है, आप स्वयं भी बोल ही रहे हैं, कश्मीर में भी यही मानसिकता है। तो कौन सा रास्ता निकल सकता है जिसके अंदर हम कहें कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही सकता है? क्या रास्ता निकल सकता है? तो रास्ता तो निकला हुआ है। जितने पे आपसे हो सका आप बैठे हुए, जितने पे हमें हो सका हम बैठे हुए हैं। जी फारूक साहब। मुझे लगता यही है कि देखिए, दो बातें हैं कि एक तो ये खुद कश्मीरियों को फैसला करने दिया जाए कि वो क्या करना चाहते हैं। ये बात तो हम और आप दोनों मान चुके हैं 1940s में और 50s में इंटरनेशनल फोरम्स पे। दूसरा, ये जो आप हल बता रहे हैं ये मजबूरी का हल है और ये तकरीबन हम उसी पे बैठे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि एक लंबे अरसे तक हम इसमें कोई तब्दीली ला पाएंगे, मैं और आप। अनफॉर्चुनेटली हमारे अंदर इतनी इखलाकी जरूरत भी नहीं है कि हम ये बात बरसरे आम तस्लीम कर लें कि जी जो हमारे पास है वो हमारा और जो आपके पास है वो आपका। ना ये आप कहेंगे ना हम कहेंगे, हम इसी तरह बैठे रहेंगे। इस पे मेरे और आपके टीवी शोज होते रहेंगे, फौजी जो है वो असला खरीदते रहेंगे और इधर से भी बड़कों का सिलसिला। कुल मिलाकर हमारी स्थिति सांप नेवले वाली स्थिति के है, ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है, जो आप छजुंदर के संदर्भ में कहा जाता है, तो वैसी वाली स्थिति को हम पहुंचे हुए हैं। देवनाथ साहब कुछ हस्तक्षेप कर जा रहे हैं, एक बार देवनाथ साहब की बात सुनते हैं कार्यक्रम की आखिरी टिप्पणी के तौर पर। जी देवनाथ साहब। हाँ हिमांशु जी, धन्यवाद। देखिए, मैं तो फौजी हूँ, हमें सिखाया जाता है कि युद्ध कैसे लड़ना है और जीतना है। लेकिन बात यह है कि अगर भारत सच्ची मुच्ची में पीओके पर मिलिट्री और फौजी कार्रवाई करता है तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनका क्या रवैया रहेगा? जी देखिए, हमारी संबंध सारे इस्लामिक देशों के साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे ख्याल है कि अगर हमने पीओके पर हमला कर दिया और मिलिट्री फौजी से ताकत से उसको हथियार करने की कोशिश की, तो शायद इंडोनेशिया, मलेशिया हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से तुर्की, इजिप्ट जो कि हमारे मित्र हैं, वह भी शायद भारत के विरुद्ध चले जाएंगे। जी। और तो और हम बहुत सारा तेल खरीदते हैं सऊदी अरेबिया से, ईरान से, शायद ये भी भारत को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इन सब मुद्दों पर विचार करने के बाद ही हम फौजी सॉल्यूशन ढूंढने की तरफ जा सकते हैं। फौजी सॉल्यूशन मेरे ख्याल से अभी भी बहुत दूर की कौड़ी है। तो कुल मिलाकर महत्वपूर्ण बात जो इस पूरी चर्चा में निकल कर आ रही है कि कल लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयान से अगर देशवासियों ने ये उम्मीद बांध ली है कि बस कुछ ही दिनों की बात है, पाक अधिकृत कश्मीर इतिहास बनने जा रहा है और वो इलाका भारत का ही हिस्सा बन जाने जा रहा है, तो इतना सरल मसला नहीं है, बेहद नाजुक मसला है। इसके साथ दुनिया की सियासत जुड़ी हुई है, भारत का विश्व के संदर्भ में शांति का संदेश देना जुड़ा हुआ है, देश के प्रधानमंत्री के इस बयान की गरिमा जुड़ी हुई है कि युद्ध किसी चीज का समाधान नहीं है,
ये सदी युद्ध की नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इलाका है वो इलाका सुरक्षित रहे, उस इलाके के लोग सुरक्षित रहें, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है वो ये कि दुनिया में अमन कायम रहे। देखना यह है कि क्या कश्मीर के मसले पर दोनों देश के हुकूमतें साझा रूप से किसी समाधान पर पहुंचने की कोशिश करेंगी, या अपने अपने देश में उनकी हुकूमत बनी रहे उसके लिए इस विषय का इस्तेमाल करती रहेंगी। मसला नाजुक है, कष्ट दे सकता है, इस बात को स्वीकारने हैं, पर सच यह है कि कश्मीर के समाधान की कोशिशें अतीत में कम, सियासत में अपने को बनाए रखने की कोशिशें दोनों मुल्क में ज्यादा रही हैं। कश्मीर को इस स्थिति से उबारना चाहिए और कश्मीर के संदर्भ में एक ईमानदार कोशिश दोनों पक्षों के द्वारा होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई दिन ऐसा आएगा जब यह ईमानदार कोशिश होते हुए हम देखेंगे। आज सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस नाजुक मसले पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर ये कहता है कि खूबसूरत थी ये कश्मीर की वादी जैसी, खूबसूरत थी ये कश्मीर की वादी जैसी, जिंदगी तेरे बिना लगती है चंबल की तरह। आगाज बुल्ढानवी ने हमारे इस दर्द को बयान किया है। हर भारतीय चाहता है कि कश्मीर की एक एक इंच भूमि भारत के द्वारा शासित हो। ये इच्छा किस तरह पूरी होगी इसका उत्तर नहीं मिलता है। देखें क्या हमारे जीते जी हमें इसका उत्तर मिल पाएगा। इस उम्मीद के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए साल प्रणाम।